नमस्कार दोस्तों, मैं हूं रोशन और आप देख रहे हैं जीके अफेयर्स यूट्यूब चैनल। दोस्तों, इस चैनल पे आपको प्रीवियस ईयर पेपर का डिस्कशन किया जाता है, तो आप लोग जरूर इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए। दोस्तों, आज हम पेपर लेकर आए हैं, वो है ईपीएफओ में जो इन्फोर्समेंट ऑफिसर या फिर अकाउंट ऑफिसर का जो पेपर हुआ था 5 सितंबर 2021 का, उसका जो है पार्ट सेकंड लेकर आया हूँ। पार्ट फर्स्ट जो है अपलोड कर दिया गया है चैनल पे, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, तो आप उसको ज़रूर देख लीजिए। तो यहाँ पर आप लोगों को तैयारी अच्छे से करना है, तभी जो है आप एक सीट यहाँ पर जो है ले पाएंगे। और देखिए, अपना मार्क्स भी मैंने शेयर कर दिया था शॉर्ट में, तो उसको भी देख लीजिएगा। तो इसमें जीके, जीएस, अकाउंटिंग, सोशल सिक्योरिटी, कंप्यूटर सभी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो फुल पेपर अगर आप लोग डाउनलोड करना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ पर फुल पेपर मैंने विथ आंसर की डाल दिया है, जो कि यूपीएससी का ऑफिशियल आंसर की है, उसको मैंने डाल दिया है। तो उसको भी डाउनलोड करके आप पूरा पेपर को एक बार अच्छे से देख सकते हैं और अपना तैयारी कर सकते हैं। तो देखिए, टेलीग्राम का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, जीके अफेयर्स 25 के नाम से। और देखिए, आपके पास भी कोई भी क्वेश्चन पेपर होता है तो आप gkafairs25@gmail.com पे जरूर भेजिए, ताकि हम यहाँ पर डिस्कस कर सकें। तो देखिए, 40 क्वेश्चन हम डिस्कस कर चुके थे उसमें। तो एक कुल मिलाकर 66वां क्वेश्चन है, जिसमें कि पूछा गया है कि किसी व्यक्ति की दोनों आँखों से बनने वाले प्रतिबिंब। देखिए, जो मनुष्य की दो आँखें होती है, तो उसमें जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना पर, तो उसमें क्या होता है कि कौन सा कथन आपसे पूछा जा रहा है कि सही है। तो देखिए, प्रत्येक आँख जो है किंचित भिन्न प्रतिबिंब को देखती है, तो इसको जरूर आप लोगों को ध्यान रखना है कि इसमें क्या होता है कि ईच आई सी ए स्लाइटली डिफरेंट इमेज, यानी कि जो है कुछ डिफरेंट इमेज को देखती है, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। करेक्ट आंसर बिल्कुल डी सही होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, जब क्वेश्चन पढ़ते हैं तो सही या फिर गलत कथन का जो चुनाव करना है उसको जरूर देखिए। तो देखिए, सूक्ष्म तरंगों का तरंगदैर्घ्य का रेंज, यानी कि जो वेवलेंथ होती है सूक्ष्म तरंगों की, तो यानी कि माइक्रोवेव की, तो उसके बारे में आपसे पूछा जा रहा है कि माइक्रोवेव का जो वेवलेंथ होता है वो किसके बीच में जो है लाई करती है। तो इंफ्रारेड और रेडियो वेव के बीच में लाई करती है, यानी कि अवरक्त किरणों तरंग और रेडियो तरंगों के बीच में लाई करती है। जब उसका जो स्पेक्ट्रम देखिएगा उसमें आपको पता चल जाएगा कि अवरक्त तरंग और रेडियो वेव के बीच में जो है माइक्रोवेव लाई करती है। तो आंसर ए इसका सही होगा। क्वेश्चन है कि हाइड्रोजन परमाणु का आकार कितना होता है। तो देखिए, 1 एंगस्ट्रम होता है। 1 एंगस्ट्रम होता है, 1 एंगस्ट्रम बराबर होता है 10⁻⁻10 मीटर। तो ये भी आपको जरूर ध्यान रखना है, कभी कभी 1 एंगस्ट्रम का वैल्यू भी पूछ लिया जाता है। तो 1 एंगस्ट्रम जो है साइज होता है हाइड्रोजन परमाणु का, तो इजकल टू 10⁻⁻10 मीटर। तो इसका करेक्ट आंसर ए सही होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि बल संबंधी निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है। तो देखिए, सही कथन यहाँ पर पूछा जा रहा है। तो बल संबंधी, तो बल के बारे में यहाँ पर आपसे पूछा जा रहा है। तो देखिए, ऋणात्मक बल आकर्षक प्रकृति का होता है। तो ऋणात्मक बल जो होता है वो आकर्षक प्रवृत्ति का होता है, ये बिल्कुल सही है। जबकि धनात्मक जो है वो आपको रिपल्सिव तरह का होता है, यानी कि विकर्षक तरह का होता है। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि यदि किसी प्रावैद्युत पदार्थ को किसी बाह्य वैद्युत क्षेत्र में रखा जाए तो कौन सी घटना इसमें से होगी। तो ध्रुवन होगी। तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा कि ध्रुवन होगा बिल्कुल सही यहाँ पर, यानी कि पोलराइजेशंस अगर होगा कि डाइलेक्ट्रिक मटेरियल को जो है केप्ट इन एन एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो पोलराइजेशन होगा, यानी कि ध्रुवन होगा। अब देखिए, क्वेश्चन है कि जल में मिलाए जाने पर कौन सा पदार्थ पीएच को परिवर्तित नहीं करेगा, यानी कि जो पीएच स्केल है उसको परिवर्तित नहीं करेगा। तो नमक इसका करेक्ट आंसर होगा। तो नमक इसका करेक्ट उत्तर हो जाएगा। देखिए, क्वेश्चन है कि जल में मिलाए जाने पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रकाश किरणपुंज प्रकिरणित नहीं करेगा। तो यानी कि जब इसमें जो है कि कहता है व्हेन वन एडिंग टू वाटर विल नॉट स्कैटर ए बीम ऑफ लाइट, यानी कि स्कैटर जो है बीम ऑफ लाइट को नहीं करती है। तो कॉपर सल्फेट इसका करेक्ट आंसर होगा। ये इसका करेक्ट उत्तर होगा, कॉपर सल्फेट इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए, क्वेश्चन है कि धात्विक जिंक निम्नलिखित में से किसका अपचयन नहीं करेगा। जो धात्विक जिंक है, यानी कि मेटालिक जिंक है, वो इसको जो है कौन रिड्यूस नहीं करेगा। तो एल्युमिनियम जो 3+ आयन है वो रिड्यूस नहीं करेगा। तो यानी कि किसका अपचयन नहीं करेगा, तो एल्युमिनियम 3+ आयन का। अब देखिए, प्रोटॉन की खोज, वेरी सिंपल क्वेश्चन है। इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन। तो देखिए, इलेक्ट्रॉन का जे थॉमसन है, न्यूट्रॉन का जेम्स चैडविक और प्रोटॉन का गोल्डस्टीन। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी सही होगा, गोल्डस्टीन इसका करेक्ट आंसर होगा। देखिए, वैसे आंसर भी मैंने लिख दिया है, पीडीएफ आपको फुल पेपर का और इस स्लाइड का भी मैं टेलीग्राम पे डाल दूंगा, तो वहाँ पे से डाउनलोड कर सकते हैं और रिवाइज कर सकते हैं। अब देखिए, इस क्वेश्चन को थोड़ा सा
न्यूमेरिकल में थोड़ा सा यहाँ पर माइंड लग रहा है। तो देखिए एक इक्वेशन दिया हुआ है CO+2H2CH3OH। तो इस तरह से ये बैलेंस इक्वेशन है, जबकि क्वेश्चन में ही दे दिया गया है कि संतुलित समीकरण है। वैसे अगर संतुलित समीकरण ना दिया यानी कि बैलेंस्ड इक्वेशन नहीं दिया रहता है क्वेश्चन में, तो आपको सबसे पहले बैलेंस करना होता है इक्वेशंस को। तो इसमें पूछा जा रहा है कि H2, देखिए H2 का यहाँ पर 2 मोल पहले से ही दिया हुआ है। तो देखिए H2 के 2 मोल के साथ जो कार्बन मोनोऑक्साइड है कि ये 2 मोल की अभिक्रिया से कितने जो है CH3OH के मोल प्राप्त किए जा सकते हैं। तो देखिए बैलेंस्ड इक्वेशन है जैसा कि मैंने बोला। तो देखिए यहाँ पर बोल रहा है कि H2 के 2 मोल, तो देखिए H2 के 2 मोल तो पहले से ही दिया हुआ है। तो CO के अगर 2 मोल करते हैं तो यहाँ पर आपको 4 मोल हो जाएगा। तो 4 मोल है नहीं, इसको देखिए जो है रेस्ट्रिक्ट कर दिया गया है 2 मोल तक। अगर यहाँ पर 4 मोल दिया रहता H2 को, तो यहाँ पर 2 मोल ऑफ CH3OH जो है मिल जाता, लेकिन रेस्ट्रिक्ट किया हुआ है कि 2 मोल ही रखना है H2 को। तो इस वजह से 1 मोल ही यहाँ पर प्राप्त हो पाएगा CH3OH का। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर A होगा। और पूरी कहानी मैंने यहाँ पर लिख दी है, इसको आराम से पढ़ सकते हैं। क्वेश्चन है कि आंचलिक रेलवे और उनके मुख्यालय, यानी कि रेलवे का जो हेडक्वार्टर है, अभी वर्तमान में 18 जो है रेलवे जोन है। लेटेस्ट है जो है साउथ सेंट्रल रेलवे, जिसका जो है सॉरी मतलब साउथ कोस्ट रेलवे है, जिसका मुख्यालय जो है आपको विशाखापट्टनम में देखने को मिलती है। तो साउथ कोस्ट रेलवे जो है विशाखापट्टनम है। तो 18वां रेलवे जोन वही है। तो देखिए जो रेलवे जोन का मुख्यालय आपको पता होना चाहिए सबका। देखिए मध्य रेलवे का मुख्यालय यहाँ पर गलत है, क्योंकि नागपुर नहीं मुंबई जो है इसका है। तो इसका ध्यान रखिएगा। जबकि पूर्व रेलवे का कोलकाता, पश्चिम का मुंबई और उत्तर रेलवे का नई दिल्ली में स्थित है। तो सभी रेलवे जोन को जरूर एक बार देख लीजिएगा। क्वेश्चन है कि वर्ष 2021 में भारत की गणतंत्र दिवस परेड में किस देश की त्रिसेना दस्ते यानी कि ट्राई सर्विस कंटिजेंट ने भाग लिया था। तो देखिए 2021 में जो है बांग्लादेश की सेना ने भाग लिया था, लेकिन इस बार आपको ध्यान रखना है क्योंकि 74th रिपब्लिक डे मनाया गया, जिसमें कि इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी जो है चीफ गेस्ट थे। तो ये भी क्वेश्चन पूछा जाएगा कि 74वें गणतंत्र दिवस जो कि 2023 में हुआ 26 जनवरी को, जिसमें कि कौन से देश की जो है राष्ट्रपति जो है मुख्य अतिथि यानी कि चीफ गेस्ट थे, तो इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्देल फतह अल सीसी। और यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि इजिप्ट की जो है आर्मी जो है यानी कि सेना जो है 144 सेना जो है पहली बार जो है भाग लिए भारत के रिपब्लिक डे परेड में, यानी कि जो कर्तव्य पथ है, जो कि राजपथ का नया नाम है। एक क्वेश्चन यहाँ से ही बन सकता है कि राजपथ का नया नाम कर्तव्य पथ। तो कर्तव्य पथ पे जो है पहली बार जो है उन्होंने जो है मार्च किया। तो इस तरह से आपको ध्यान रखना है 144 जो है जो दल थे उसमें शामिल थे टुकड़ी में। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि भारत की संविधान की 8वीं अनुसूची में, अब देखिए जो भारतीय संविधान की जो 12 अनुसूची हैं उसमें से 8वीं अनुसूची में क्या है, तो भाषा का जिक्र किया गया है, जिसमें कि कुल मिलाकर 22 भाषा है। तो 22 भाषा में कौन सी भाषा शामिल नहीं है, तो ध्यान रखना है कि जो लेटेस्ट शुरू में 14 भाषा थी, 8 को जो है संशोधन करके जो है लाया गया। तो उसको अलग बताएंगे कि किस किस संशोधन करके कौन कौन सी भाषा लाया गया। तो इसको जरूर ध्यान रखना है। 21वीं से आपको सिंधी भाषा को जोड़ा गया। उसके बाद नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया। फिर बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को लास्ट में जोड़ा गया, यानी कि 92 संविधान संशोधन से। तो देखिए सबसे पहले 21 हुआ जिसमें सिंधी, 71वीं संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि नेपाली, मणिपुरी और कोंकणी को जोड़ा गया, और 92वीं संविधान संशोधन हुआ जिसमें कि बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली को जोड़ा गया। तो देखिए मैंने बोल दिया बोडो, डोगरी, मैथिली और संथाली, यानी कि लेटेस्ट जो संविधान संशोधन 92 के द्वारा जोड़ा गया उसमें से ही तीनों भाषा यहाँ पर दिया हुआ है। तो भोटी यहाँ पर शामिल नहीं है भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में, तो ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि नेमी जो अभ्यास के रूप में ऑपरेशन गर्म हवा और सरद हवा, यानी कि जो ऑपरेशन चलाई है ऑपरेशन गर्म हवा और ऑपरेशन जो है सरद हवा 21 के द्वारा, तो BSF यानी कि बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के द्वारा जो है चलाया गया है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे। तो देखिए स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक चक्रवर्ती राजगोपालाचारी थे, और इन्होंने 1959 में इसको जो है फॉर्मेशंस किया था। तो ये भी ध्यान रखना है कि चक्रवर्ती राजगोपालाचारी के द्वारा जो है स्वतंत्रता पार्टी की जो है स्थापना की गई थी 1959 में। तो इसको जरूर आप लोग ध्यान रखिएगा, इंपॉर्टेंट है। उसके देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने है कि अब देखिए एक कंप्यूटर का क्वेश्चन है, इसमें कि द्विआधारी संख्या जो है इतना का तुल्य दशमलव मान यानी कि डेसिमल में इसको कन्वर्ट करना है। तो देखिए इस तरह से अगर लिखा रहता है तो इसको बस कुछ नहीं करना है,
नीचे 2 लिख देना है। जितने संग ऊपर बाइनोमियल नंबर है यानी कि, तो उसको जो है नीचे उतना 2 लिख देना है और इसके पावर जो है 0 से स्टार्ट करना है और उसके बाद इसका वैल्यू जो होगा उसको लिख दीजिए। तो देखिए 32, फिर इसका हो जाएगा, मतलब देखिए यहाँ पर अच्छी 6 संख्या है तो 6 तक जाएगा, तो यानी कि यहाँ पर लास्ट में 5 होगा, तो यानी कि एक और लिख देना है। तो 2 पर पावर 5 32 प्लस 2 पर पावर 3, देखिए फिर से समझाता हूँ इसको आराम से। तो देखिए ये आपको इस तरह से ये 6 संख्या। तो देखिए 2 पर पावर 0, 2 पर पावर 1, 2 पर पावर 2, 2 पर पावर 3, 2 पर पावर 4 और 2 पर पावर 5। तो देखिए इसका वैल्यू पूरा लिख देना है। तो 32, इसका देखिए लास्ट में मल्टीप्लाई करना होता है, तो 2 पर पावर 5 इंटू 1 तो 32, 2 पर पावर 4 इंटू 0 ये 0 हो गया। फिर इसको 2 पर पावर 3 इंटू 1 तो 8 हो गया। फिर 2 पर पावर 2 इंटू 1 तो 4 हो गया। फिर 2 पर तो 2, फिर इसका जो है 0। तो देखिए ये सबको जोड़ दीजिए तो 46 इसका करेक्ट आंसर होगा। तो करेक्ट आंसर ये होगा, 46 इज द करेक्ट आंसर। अब देखिए क्वेश्चन है कि असंसाधित निविष्ट आंकड़ों यानी कि इनपुट डेटा को उपयोगी सूचना में परिवर्तित करने के लिए सभी कंप्यूटरों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा मूलभूत प्रचालन निष्पादित नहीं किया जाता है। तो देखिए यहाँ पर इनपुटिंग किया जाता है, स्टोरिंग किया जाता है और आउटपुटिंग किया जाता है, जबकि स्विचिंग जो है नहीं किया जाता है। तो ये आपको नहीं ही पूछा जा रहा है, तो इसको ध्यान रखिएगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मेमोरी अत्यधिक तीव्रगामी है जो सीपीयू एवं मुख्य मेमोरी के बीच उच्च वेग बफर के रूप में कार्य करती है। तो सीपीयू यानी कि सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट और मुख्य मेमोरी के बीच में, तो उसको कैसे मेमोरी बोलते हैं। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगी, जो कि सबसे तेज मेमोरी मानी जाती है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन वेब ब्राउजर नहीं है। तो देखिए नाम सुने होंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर, तो इसको ध्यान रखिएगा, ये बंद हो चुका है, ये आपको माइक्रोसॉफ्ट का था। उसका देखिए फायरफॉक्स भी है, गूगल क्रोम भी है। गूगल क्रोम तो चलता ही आ रहा है, सब लोग इसको जानते हो। फेडोरा जो है यहाँ पर वेब ब्राउजर नहीं है। क्वेश्चन है कि देखिए 1 GB वेरी सिंपल है, 1 GB डेटा खत्म हो गया कितना, तो 1024 MB जो है ख़त्म हो चुकी है। इसको जरूर ध्यान रखिएगा, करेक्ट आंसर बी। अब देखिए वर्ष 1915 में जब गांधी जी, तो सबसे पहले यही ध्यान रखना है कि कब आए थे, तो 9 जनवरी 1915 को साउथ अफ्रीका से लौटे थे। 9 जनवरी को प्रवासी भारतीय दिवस जो है मनाया जाता है, ये भी आपको ध्यान रखना है। तो प्रवासी भारतीय दिवस यानी कि वर्ष 1915 में दक्षिण अफ्रीका से लौटने के बाद गांधी सबसे पहले कहाँ व्यापक जन समुदाय के बीच उपस्थित हुए थे, तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में उपस्थित हुए थे। अब क्यों, तो दोस्तों 1915 में बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की यहाँ पर आपको शुरुआत की गई थी, यानी कि आपको ध्यान रखना है कि उद्घाटन हुआ था। तो इसको BHU, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं BHU, और बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, तो इसको जरूर ध्यान रखिएगा। मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा इसको जो है बनाया गया था BHU को, ये भी आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि गांधी एज महात्मा, गांधी एज महात्मा के लेखक कौन है, तो शाहिद अमीन के द्वारा ये पुस्तक लिखी गई है। तो इसको ध्यान रखिएगा, शाहिद अमीन के द्वारा गांधी एज महात्मा जो है लिखी गई थी। अब देखिए क्वेश्चन है कि भारत की स्वतंत्रता के समय, जब भारत स्वतंत्र हुआ उस समय जो है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे, तो JB कृपलानी थे। ये भी आपको ध्यान रखना है कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ तो उस समय INC यानी कि इंडियन नेशनल कांग्रेस के अध्यक्ष थे JB कृपलानी, और महात्मा गांधी ने एकमात्र जो है INC के अध्यक्ष बने 1924 का जो बेलगांव अधिवेशन हुआ था उसमें। देखिए वर्ष 1931 के दौरान बिहार के गया जिले में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन किसके नेतृत्व में विकसित हुआ था, तो देखिए यदुनंदन शर्मा के जो है यहाँ पर नेतृत्व में बिहार के गया जिले में 1931 में प्रभावशाली किसान सभा आंदोलन जो है हुआ था। तो करेक्ट आंसर ये होगा, यदुनंदन शर्मा के द्वारा। क्वेश्चन है कि पीरपुर रिपोर्ट 1938 में किसने प्रस्तुत किया था, तो देखिए मुस्लिम लीग अपनी मांग को रखने के लिए पीरपुर रिपोर्ट 1938 में प्रस्तुत किया था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा, पीरपुर रिपोर्ट मुस्लिम लीग के द्वारा जो है प्रस्तुत किया गया था 1938 में। अब देखिए क्वेश्चन है कि NGT नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, तो इसमें मैं एक क्वेश्चन आप लोगों से पूछूंगा, करंट का क्वेश्चन है, जाके देखिएगा कि NGT के अभी अध्यक्ष कौन है। तो NGT के अध्यक्ष कौन है ये जाके देखिएगा, कमेंट में बताइएगा। तो NGT को एक एक्ट के द्वारा जो है गठन किया गया, 2010 का एक्ट है NGT यानी कि नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एक्ट 2010 के द्वारा। तो पहला ऑप्शन तो बिल्कुल सही है, और क्वेश्चन पूछा जा रहा है कि कौन सही नहीं है NGT के बारे में। तो देखिए इसका उद्देश्य पर्यावरणीय संरक्षण और वनों तथा अन्य प्राकृतिक संसाधनों के संरक्षण से निम्नलिखित संबंधी मामलों का प्रभावी एवं शीघ्र
भुगतान जो है सुनिश्चित करना, बिल्कुल सही है। और देखिए ये नेचुरल जस्टिस के प्रिंसिपल पे काम करती है, न कि सिविल प्रोसीजर पे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर जो है सी होगा। नहीं पूछा जा रहा है क्योंकि ये सिविल प्रक्रिया संहिता के अधीन निर्धारित प्रक्रिया से आवृत नहीं है, जबकि ये नैसर्गिक न्याय यानी कि नेचुरल जस्टिस के सिद्धांत पे काम करती है, ने जो है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। अब देखिए क्वेश्चन है यहाँ पर, प्राक्कलन समिति दैट इज द एस्टीमेट कमिटी के देश के बारे में कौन सा कथन यहाँ पर सही है। तो देखिए यह इस संबंध में प्रतिवेदन करती है कि प्राक्कलनों में अंतर्निहित नीति के अनुरूप क्या क्या जो है मितव्ययिता, संगठन में सुधार, कार्यकुशलता या प्रशासनिक सुधार किए जा सकते हैं। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए सही होगा। क्वेश्चन है कि देखिए आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार 2021-20 में भारत की वास्तविक जीडीपी में वृद्धि कितनी आंकी गई है। तो 11% रहेगी। तो इस तरह से आपको भी जो है करंट जो है इकोनॉमिक सर्वे और जो है बजट को जरूर पढ़ के जाना है, तो तभी जो है आप अच्छे से जो है प्रिपेयर कर पाएंगे। और देखिए नीति आयोग, ये तो हर एक एग्ज़ाम का जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि एवरग्रीन क्वेश्चन है। तो नीति आयोग, तो इसका फुल फॉर्म ही पूछा गया, वेरी सिंपल क्वेश्चन है, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर द ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया। तो करेक्ट आंसर है बी, नेशनल इंस्टीट्यूशन फॉर ट्रांसफॉर्मिंग इंडिया इसका करेक्ट आंसर है। और देखिए इसको 1 जनवरी 2015 को प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग के आधार पर लाया गया, और एक थिंक टैंक बॉडी है, ये थिंक टैंक है और इसके अध्यक्ष होते हैं भारत के प्रधानमंत्री। तो ध्यान रखना है। और इसके जो है अभी उपाध्यक्ष हैं सुमन के बेरी हैं। और क्या सीईओ अभी लेटेस्ट जो है बनाए गए हैं, तो कमेंट में बताइए कि उनका नाम क्या है। आपसे भी क्वेश्चन पूछते रहूँगा बीच बीच में, ताकि आप लोग भी थोड़ा सर्च करके याद रखेंगे। जितना सर्च करेंगे उतना ही आपको याद रहेगा। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा नमामि गंगे कार्यक्रम का सही वर्णन नहीं है। तो देखिए ज़्यादा नहीं के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए यह जल शक्ति मंत्रालय की एक पहल है, बिल्कुल सही है। देखिए इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसों गांवों खुले में शौच मुक्त कराना है। इसका उद्देश्य गंगा नदी के किनारे बसे कुछ गांव को गंगा ग्राम के रूप में रूपांतरित करना, बिल्कुल सही है। अब देखिए यहाँ पर गंगा अगर किस रास्ते से बहती है, इसको अगर याद होगा तो देखिए उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड कुछ पोर्शन लगती है वेस्ट बंगाल से होते हुए, जो है आपको ध्यान रखना है कि बांग्लादेश में प्रवेश करते हुए फिर बंगाल की खाड़ी में गिर जाती है। तो क्या उड़ीसा का मैंने नाम लिया? नहीं। तो यहाँ देखिए दिया हुआ सेकंड ऑप्शन में कि इसमें मुख्यतः उत्तर प्रदेश, बिहार और उड़ीसा के राज्यों के गांव सम्मिलित हैं। तो उड़ीसा कहाँ से आएगा भाई इसमें? तो उड़ीसा नहीं होगा। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर बी होगा, क्योंकि नहीं पूछा रहा है नमामि गंगे कार्यक्रम से रिलेटेड। अब देखिए क्वेश्चन है कि शेष परीक्षण यानी कि ट्रायल बैलेंस के बारे में कौन सा कथन सही है। तो देखिए सही पूछा जा रहा है। तो यह किसी विशेष तारीख को किसी जो है इकाई विविध खाता बही शेषों से संबंधित विवरण है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। अब देखिए मशीनरी के संस्थापन के लिए प्रदत्त मजदूरी निम्नलिखित में से किस खाते या लेखा में डाले जाते हैं। तो मशीनरी लेखा होगा, क्योंकि मशीनरी से संबंधित है। करेक्ट आंसर इसका बी होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि चालू देयताएं कब देय होती है। तो देखिए आपको ध्यान रखना है कि 1 वर्ष के भीतर ही इसको देय करनी होती है। चालू देयताएं जो है आपको ध्यान रखना है कि जो करंट लायबिलिटी होती है वो पे लेवल होती है विथिन 1 ईयर में। तो इसको भी ध्यान रखिएगा। अब देखिए क्या शेष परीक्षण यानी कि ट्रायल बैलेंस के नामे और जमा पक्ष यानी कि डेबिट और क्रेडिट साइड का योग समान होता है। तो नहीं, कभी कभी उनके भिन्न होने पर का पर्याप्त कारण भी होता है। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ए होगा। अब देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से प्रथम बही कौन सी है जिसमें किसी व्यावसायिक इकाई के लेन देन दर्ज किए जाते हैं। तो प्रथम बही पूछा जा रहा है, तो जर्नल होता है यानी कि रोज नामचा होता है। करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। देखिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा भारत में अतिवादी स्कूल विचारधारा का प्रतिनिधित्व नहीं करते हैं। अब देखिए इसका इंग्लिश अगर आपको थोड़ा सा पता होगा तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि मिलिटेंट स्कूल का जो फिलॉसफी है उससे प्रतिनिधित्व नहीं करते थे। तो यहाँ पर आपको देखिए अश्विनी कुमार दत्त करते थे, विष्णु शास्त्री चिपलूनकर करते थे, लाला लाजपत राय भी थे, जबकि कृष्ण कुमार मित्र नहीं करते थे। तो इसको ध्यान रखिएगा। देखिए यहाँ पर आपको रैयतवाड़ी जो सिस्टम है उसके बारे में पूछा जा रहा है कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट द सिचुएशन इन द रैयतवाड़ी एरिया करेक्ट, यानी कि रैयतवाड़ी के बारे में पूछा जा रहा है। तो देखिए करेक्ट पूछा जा रहा है। तो इसमें क्या होता था कि लार्ज अमाउंट ऑफ लैंड जो है यानी कि अधिकांश भूमि साहूकारों, व्यापारियों और किसानों के हाथों में चली गई थी, जिसके सामान्यतः पट्टेदारी की सेवा का उपयोग किया जाता था। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर ये होगा।
अब देखिए 1911 में किसने बम्बई में सामाजिक सर्विस लीग की स्थापना की, यानी कि सोशल सर्विस लीग की स्थापना किसने की, तो 1911 में। तो एम जो यहाँ पर एन एम जोशी, देखिए एन एम जोशी के द्वारा जो है स्थापना किया गया था। तो ये भी आपको ध्यान रखना है, करेक्ट आंसर यहाँ पर सी होगा। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन कांग्रेस पार्टी में अपरिवर्तनवादी समूह में शामिल नहीं थे। तो देखिए शामिल थे कौन कौन, तो यहाँ पर सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, डॉक्टर अंसारी थे और बाबू राजेंद्र प्रसाद थे, जबकि मोतीलाल नेहरू अपरिवर्तनवादी जो है समूह में शामिल नहीं थे। क्वेश्चन है कि कौन कैबिनेट मिशन का सदस्य थे। तो देखिए कैबिनेट मिशन जो भारत आई थी, तो इसमें जो है 3 मेंबर जो है आपको ध्यान रखना है, पैथिक लॉरेंस, स्टेफर्ड क्रिप्स और एबी एलेक्जेंडर। तो यहाँ पर लॉर्ड बेबल नहीं थे, तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। ये तीनों जो है शामिल थे और कई बार एग्जाम में पूछा गया, आपको भी ध्यान रखना है। क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से टेस्ट क्रिकेट के इतिहास में बाएं हाथ के बल्लेबाजों के विरुद्ध 200 विकेट लेने वाले पहले खिलाड़ी तो रविचंद्रन अश्विन बने थे। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर डी होगा। देखिए लोकसभा के निम्नलिखित अध्यक्षों में से कौन सा अध्यक्ष के रूप में अपने निर्वाचन के बाद औपचारिक रूप से राजनीतिक दल से अलग हो गए थे। तो नीलम संजीव रेड्डी अलग हो गए थे और भारत के एकमात्र जो है निर्विरोध राष्ट्रपति चुने जाने वाले थे नीलम संजीव रेड्डी ही हैं। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अब देखिए यूनेस्को वर्ष 2000 से 21 फरवरी को, तो देखिए 21 फरवरी को आपको ध्यान रखना है कि अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है मनाया जाता है। 21 फरवरी इसका डेट है और बांग्लादेश के सुझावों के बाद ही यूनेस्को के द्वारा जो है 1999 में घोषणा किया गया कि जो है अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस जो है मनाया जाएगा और 2000 से पहली बार जो है मनाया जाने लगा। तो ये जो है पूछा जा रहा है कि किस राष्ट्र ने मांग की थी, तो बांग्लादेश ही इसका करेक्ट आंसर होगा। और यूनेस्को का मुख्यालय जो है पेरिस में स्थित है। अब देखिए क्वेश्चन है कि हाल ही में डॉक्टर नोंगजी ओकोंजो इवेला, तो यहाँ पर ध्यान रखना है कि नकोजी ओकोंजो इवेला जो थे विश्व व्यापार संगठन यानी कि वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन के जो है प्रथम महिला महानिदेशक चुनी गई थी। वो किस देश की, तो नाइजीरिया की है, ये भी आपको ध्यान रखना है। और देखिए वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना 1 जनवरी 1995 को हुई थी, ये भी आपको ध्यान रखना है। और वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का हेडक्वार्टर जिनेवा में स्थित है। ये गैट को रिप्लेस करके आया था, जनरल एग्रीमेंट ऑन ट्रेड एंड टैरिफ के स्थान पे 1 जनवरी 1995 को WTO की स्थापना हुई और इसकी पहली महिला महानिदेशक बनी नाइजीरिया की ओकोंजो इवेला। तो इसको भी ध्यान रखना है। अब देखिए कालादान मल्टी मॉडल जो प्रोजेक्ट है, परिवहन की योजना है, वो भारत को म्यांमार से जोड़ती है और म्यांमार के सितवे पोर्ट से जो है कनेक्ट करती है। पश्चिम बंगाल से डायरेक्ट जो है यहाँ पर आपको ध्यान रखना है कि म्यांमार तक जाएगी सितवे पोर्ट से, जिससे नॉर्थ ईस्ट की जो है जो नॉर्थ ईस्ट इंडिया है उसकी कनेक्टिविटी को सुदृढ़ करने के लिए, क्योंकि चिकन नेस्ट है तो उसके जो है थोड़ा खतरा बना रहता है। तो इस वजह से जो है डायरेक्ट जो है म्यांमार के सितवे पोर्ट से हम नॉर्थ ईस्ट की तरफ जो है कनेक्टिविटी को बेहतर करने के लिए मल्टी मॉडल कालादान मल्टी मॉडल प्रोजेक्ट को शुरू किया गया था। तो यहाँ पर किस देश के, तो म्यांमार के साथ था। तो दोस्तों पूरे क्वेश्चन को मैंने डिस्कस कर लिया है, इसमें मैंने छोड़े हैं आप लोगों के लिए क्या इंग्लिश का और जो है एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का। तो पूरा पेपर आप लोगों को चाहिए तो करेंट यहाँ पर आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना होगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। और देखिए वीडियो को जरूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को प्रेस करिए और शेयर भी कर दीजिए अपने दोस्तों के साथ। सो थैंक यू दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, धन्यवाद।